हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम 40 ऑनवर्ड्स जो हम एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने चलाई है फॉर फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, जो कि 23 ऑफ जून 2024 को होने जा रहा है, उसके लिए हमने जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 प्लस ऑब्जेक्टिव्स का एक सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इन येस्टरडेज़ क्लास, और उसमें हमने 40 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। और आज हम 41 से आगे चलेंगे और आज हम 40 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हम इस सीरीज़ में ला रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और सर्च करके इनको मैंने लाया है, और आप इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखोगे। इसकी जो है वो गारंटी है। इसके बाद अगर हम क्लास में आगे चले तो 40 ऑब्जेक्टिव्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, सो वी विल स्टार्ट दिस क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 41। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डू वॉच दिस, क्योंकि जो 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज़ दिखने वाले हैं। सो अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड एंड सजेस्ट यू कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाइए, ताकि आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम में जो है कभी कभार 0.512 मार्क्स से या 1.2 या 0.25 मार्क्स से जो सिलेक्शन रह जाती है, तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि थोड़ा सा और किया होता। दैट्स वाई आप हर एक ऑब्जेक्टिव को देखिए, हर एक ऑब्जेक्टिव को आप समझिए और याद रखिए, ताकि कल को ये एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर 3 to 6 years एज ग्रुप चिल्ड्रन स्कीम्स फंक्शंस आर अंडर, यानी कि जो 3 से 6 साल तक बच्चों को चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाती है, तो ये किसके अंडर आता है, कौन सी स्कीम के अंडर आ जाता है ये। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान है, राजीव गांधी एजुकेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या शिशु विद्या योजना। 41 के राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया इज अ सब स्कीम ऑफ, यानी ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाना ये किस स्कीम की एक सब स्कीम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। ऑप्शंस की बात करें तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसके अलावा देखें हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, या इट्स नॉट अ सब स्कीम, या ये सब स्कीम नहीं है। एंड इफ यू लुक एट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, the first Global Environmental Protection Treaty, the Montreal Protocol, was signed on September 26। हमें बोलना है किस साल में, यानी कि जो पहला ग्लोबली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी की गई, जिसका नाम पड़ा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसको साइन किया गया था 26 सितंबर। और साल कौन सा था, वहाँ पे पूरा भी आ सकता है 26 सितंबर को लेके, और साल भी हमें देखना है कौन सा। एंड अगर हम ईयर की बात करें तो दैट्स ऑप्शन नंबर डी, 1987 is the right answer. Option number D is the right answer of this question. So let's move to the next question. Question number 44 है हमारे पास, animals and plants are best protected in, जानवरों और पेड़ पौधों को अच्छे से हिफाजत की जाती है या बचाया जाता है कहाँ पे। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जैसे कि आपको पता ही होगा, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स में इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ल्ड्स फर्स्ट teak forest was planted in 1842 in Kerala, identify the place। यानी कि दुनिया का पहला टीक फॉरेस्ट प्लांट किया गया था 1842 में केरला में। केरला में कौन सी जगह, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, और जगह जो है हमारे पास वो है ए बी एंड सी एंड डी में से देखना हमें इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। एक है इसमें वायानाड है, नीलंबर है, साइलेंट वैली है, या नीलियम
पैथी है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीलम्बार. नीलम्बार इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट टीक फॉरेस्ट वाज प्लांटेड इन केरला इन 1842. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, गंगा एक्शन प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर. जो गंगा एक्शन प्लान इंडिया में लॉन्च किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1985 में इसको लॉन्च किया गया था गंगा एक्शन प्लान को. 47 पे आए तो 47 क्वेश्चन है हमारे पास, what's the name of the action plan for sustainable development in the 21st century framed in the Rio Declaration on Environment and Development. यानी कि जो 21वीं सदी में एक एक्शन प्लान बनाया गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो में ये बनाया गया. इस डिक्लेरेशन का नाम पड़ा एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 1942. तो ये जो है ये कौन से एक्शन प्लान के तहत बनाया गया था? इन 1992. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसका जो सही जवाब है वो है एजेंडा 21. एजेंडा 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 48 क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर काज ऑफ ओजोन डेप्लीशन इज ड्यू टू विच ऑफ द केमिकल. यानी जो ओजोन डेप्लीशन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो होल एंटार्क्टिका में ओजोन को एक होल पाया गया था ओजोन में, जिसको ओजोन डेप्लीशन बोलते हैं, वो ज़्यादातर किस केमिकल से हुआ था? यानी ज़्यादा कौन से केमिकल का रोल था उसमें? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो ओजोन है वो डिप्लीट हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, एंड दैट्स द लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज बाय 5% बाय 2012. यानी 2012 तक एक एग्रीमेंट हुआ था, इंटरनेशनली एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज को आने वाले सालों में 2012 तक 5% कम किया जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ये जो एग्रीमेंट है इसका क्या नाम था? 49 क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका राइट आंसर है काइटो प्रोटोकॉल. काइटो प्रोटोकॉल पड़ा था इस एग्रीमेंट का नाम, जिसके तहत बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाएगा बाय 5% 2012 तक. नाउ क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी. इनमें से कौन सी चीज़ है जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करता है यानी कि बढ़ाता है? क्रॉप रोटेशन, इंप्रूव मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज और एरीगेशन. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन इज द राइट आंसर. इससे क्या होता है? ज़मीन की जो है, सॉइल की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, सैलिनाइजेशन क्या है? सैलिनाइजेशन कौन सी प्रोसेस है या कौन सी चीज़ है? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन बॉडी, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन एनिमल्स. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. यानी कि सॉल्ट का एक्यूमुलेट होना सॉइल में, इसी को सैलिनाइजेशन बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, सिगरेट स्मोकिंग एक्सपोजेस वन टू. यानी कि सिगरेट पीने से किस चीज़ का हम शिकार होते हैं या एक बंदा क्या फेस करता है वाइल स्मोकिंग सिगरेट? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स कार्बन मोनोऑक्साइड. यानी कि जो धुआं स्मोकिंग से निकलता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और वो लग जाता है एक बंदे को जब वो सिगरेट स्मोकिंग करता है, इसका वो शिकार होता है. क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, ओजोन होल इज है. अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो ओजोन होल है वो असल में है क्या? ओजोन होल जो है ये क्या है, या इसको क्या हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? होल इन द एटमॉस्फेयर, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, होल इन द हाइड्रोस्फीयर, होल इन द ट्रोपोस्फीयर. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर. यानी जो ओजोन लेयर है उसका डिस्ट्रक्ट होना, खराब होना या तबाह होना या उसमें होल होना, उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, यूरो सेकंड स्टैंडर्ड रेफर्स टू यूरो 2 स्टैंडर्ड जो है इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है लॉवरिंग सल्फर कंटेंट इन फ्यूल, इंक्रीजिंग सल्फर कंटेंट इन फ्यूल, लॉवरिंग कार्बन कंटेंट इन फ्यूल, इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट इन फ्यूल? और 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉवरिंग कार्बन कंटेंट इन फ्यूल. यानी कि दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. लॉवरिंग कार्बन
content in fuel is the right answer of this question. Now moving to question number 55, noises, जो noise है वो क्या है, यानी कि जिसको हम शोर बोलते हैं, शोर जो है वो कौन सी चीज़ है, क्या वो ह्यूज साउंड को नॉइज़ बोलते हैं, क्या साउंड ऑफ व्हीकल्स को नॉइज़ बोलते हैं, क्या अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड को बोलते हैं, या क्या साउंड ऑफ क्रेकर्स को बोलते हैं। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट बनेगा आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस वो बनेगा अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड, यानी कि जो अनडिजायरेबल और अनवांटेड साउंड होता है समाज में या कहीं भी, उसको हम नॉइज बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, व्हाट्स टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट किस चीज़ को बोलते हैं, क्या इसका मतलब है हियरिंग लॉस ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज, noise that's untolerable, tolerable noise या inaudible noise, and the right answer of this question is hearing loss due to excessive noise, यानी जब ज़्यादा शोर होता है इससे जो है हियरिंग है यानी सुनने पे असर पड़ता है, एक बंदे के कानों पे असर पड़ता है और सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है या कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, इस चीज़ को बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो एसिड है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, इन्फेक्शनस वेस्ट है, कोरेसिव वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, या इग्नाइटेबल वेस्ट है, या रेडियो एक्टिव वेस्ट है। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा वो बनेगा कोरेसिव वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए बी ऊपर नीचे हो गया, कोरेसिव जो है कोरेसिव वेस्ट वो इस आंसर का राइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, एनी अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट में बी कॉल्ड एज, यानी कि हमारे माहौल में कोई बदलाव आए या एनवायरनमेंट में किसी तरह की बदलाव करना जो अनफेवरेबल हो, जो एनवायरनमेंट को सूट ना करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूट्रोफिकेशन बोलेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन या बायो मैग्निफिकेशन, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब ही होता है माहौल का आलूदा होना, यानी ऐसी चीज़ माहौल में होना जो इस माहौल के लिए अनफेवरेबल हो, नुकसानदेह हो, उसी को हम इन अदर वर्ड्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट आर गैसेस कंपोनेंट्स विच मे नॉट बी नॉर्मली प्रेजेंट और इन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी जब हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो कोई गैस लिक्विड या सॉलिड कंपाउंड ज़्यादा हो जो नॉर्मली इसमें प्रेजेंट ना हो या हो एक लिमिट में हो और उससे ज़्यादा जब वो बढ़ जाए तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। क्या उसको हम एयर पोल्यूशन बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे या रेडियो एक्टिविटी वेस्ट। अगर आप क्वेश्चन की तरफ ही देखोगे तो बोला जा रहा है एटमॉस्फेयर में जब होगा, जब एटमॉस्फेयर में कुछ चीज़ एक्सेसिव होती है तो एटमॉस्फेयर में एयर होता है, दैट मीन्स एयर जो हो वो खराब होगा, उसी को हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एयर पोल्यूशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दैट्स अफेक्टेड बाय एसिड रेन। अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है और इजी भी है, जो एक इंडिया में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जिसको एसिड रेन ने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया, उसके वाइट मार्बल्स को ब्लैक कर दिया है, उनका कलर चेंज किया है एसिड रेन ने, वो कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इंडिया का, एंड द ऑब्वियस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ताजमहल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ताजमहल है वो जिसको एसिड रेन ने खराबी की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, एसिड रेन कंटेन्स, ये जो एसिड रेन है जिससे ये वाइट मार्बल ताजमहल के खराब हुए हैं, ये एसिड रेन में कौन सी चीज़ होती है, एसिड रेन क्या है, इसमें कौन सी चीज़ होती है, इन अदर वर्ड्स क्या इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है या एस्टिक एसिड होता है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिड रेन कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, एसिड रेन मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम, जो ये एसिड रेन है इससे ये कैसे बनती है, यानी एसिड रेन किस चीज़ से बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या एमोनिया, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वही मेनली रिजल्ट करता है एसिड, यानी एसिड रेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से बनती है, या रेन में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है उसी से एसिड रेन बन जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, ओजोन डेप्लीशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय, ये जो ओजोन डेप्लीट हुआ है ये किससे होता है, ऊपर भी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है,
वहाँ पे हमने पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम CFCs भी बोलते हैं, शॉर्ट में इनको हम CFCs भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में या तो फुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लिख के आएगा या CFCs लिख के आएगा, आपको याद रखना है, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। इससे क्या होता है, ओजोन हमारा डिप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय। जैसे कि CFC से ओजोन डिप्लीट होता है, ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ से हुआ है, यानी ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से हुआ है, इसके लिए कौन सा गैस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, GHGs, CH4, CFCs या NO2। इसके लिए जो राइट आंसर है जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है होती है ज़्यादा, वो है GHGs। GHGs, दैट्स ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू आर्सेनिक पॉइजनिंग इज कॉल्ड। यानी कि जब स्किन डार्क होती है, काली होती है, वजह होती है इसकी आर्सेनिक पॉइजनिंग। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ब्लैक सिंड्रोम, स्किन स्कैलिंग, डिफ्यूज मेलानोसिस, या इसको बोला जाता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डिफ्यूज मेलानोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिफ्यूज मेलानिसिस। एक्चुअली ये सी ऑप्शन है, तो ये बनेगा हमारा बी, ये बनेगा सी, लेकिन आपको आंसर याद रखना है, दैट इज डिफ्यूज मेलानोसिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, बोरान, जिंक एंड मैग्नीज आर यूजुअली रेफर्ड टू एज। यानी बोरान, जिंक और मैग्नीज को एक साथ क्या बोला जाता है, और यूजुअली अक्सर इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स, मैक्रो न्यूट्रेंट्स, MBZ न्यूट्रेंट, सॉइल वाइटामिन्स। इसका जो राइट आंसर है दैट इज माइक्रो न्यूट्रेंट्स, MICRO वाला माइक्रो न्यूट्रेंट्स इसका राइट आंसर बनेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज्ड बाय। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस ये किस चीज़ से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसकी वजह कौन सी गैस है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। और इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका बनेगा इंक्रीज इन CO2। इंक्रीज इन CO2, दैट्स ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, द टर्म न्यूक्लियर विंटर इज एसोसिएटेड विथ। न्यूक्लियर विंटर एक टर्म है, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, क्या न्यूक्लियर वॉर के साथ है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के साथ है, या न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के साथ है, या इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज द राइट आंसर। नाउ 69 क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल फॉर अ फिजिकल प्लूनेंट। इनमें से कौन सा फिजिकल प्लूटेंट बोला जाता है, यानी किस चीज़ को माना जाता है कि एक फिजिकल प्लूटेंट है, क्या वाटर है, रेडिएशन है, एयर है, या प्लांट है, इनमें से फिजिकल प्लूटेंट की एग्जाम्पल कौन सी है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स रेडिएशन। रेडिएशन इज द राइट आंसर, रेडिएशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आज का 70th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट्स मेंट बाय रूट जोन प्रोसेस। रूट जोन प्रोसेस एक प्रोसेस होती है, इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास। और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा a control measure to prevent water pollution. A control measure to prevent water pollution is the right answer, that's option number A is the right answer। यानी कि रूट जोन प्रोसेस का मतलब होता है a control measure to prevent water pollution। now moving to question number 71। question number 71 है हमारे पास, द हीटिंग ऑफ अर्थ इज एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैप रेडिएशन इज नोन एज। यानी कि जब रेडिएशन ट्रैप होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्लास हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको बोला जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट्स वाई विंटर में ग्रीन हाउस को बनाया जाता है एक पॉलीथीन के ज़रिए, ताकि जो हीट हो वो ट्रैप हो उस पॉलीथीन के अंदर, और जो ज़मीन है उसको गर्मी मिले और जो वेजिटेबल्स है वो ग्रो कर सके। इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और ये ऑटोमेटिकली गर्मियों में होता है जब हीट रेडिएशन के थ्रू ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और अर्थ जो है, ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती
है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, डिजीज एग्रीवेटेड बाय एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन से जो बीमारी होती है वो कौन सी है? कॉलरा है, रिमेंटिज्म है, ब्रोंचिट्स है, या इसके अलावा हीमो हीमोफिलिया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रिमोमेटिज्म ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक एयर पोल्यूशन बॉर्न डिजीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेट ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 73 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज February 2। दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 फरवरी को पूरे दुनिया में वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेट। इंडिया में नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज April 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 अप्रैल को इंडिया में नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। नाउ 75, मूव टू क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि पूरे दुनिया में पानी पे एक दिन मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है जिसको हम वाटर डे बोलते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज March 22। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 मार्च को वर्ल्ड वाइड जो है वाटर डे मनाया जाता है। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसको फॉर्मुलेट किया गया था किस पीरियड में, यानी किस सीएम या किस लीडर के रीन में या टेन्यूअर में इसको फॉर्मुलेट किया गया था? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिस इज इंदिरा गांधी। दैट्स ऑप्शन नंबर ए। मिसिज इंदिरा गांधी के टेन्यूअर में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को फॉर्मुलेट किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द वाटर ईयर बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ईयर को बोला गया था वाटर ईयर। वो कौन सा ईयर है जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने बोला था कि ये इसको हम बोलेंगे, इसको डिक्लेयर किया था इनफैक्ट वाटर ईयर। वाटर ईयर जो है वो डिक्लेयर किया था इंडिया ने। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2007। 2007 is the right answer. That's option number C is the right answer of this question. 2007 को इंडिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था एज ए ईयर ऑफ वाटर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, ऑन विच डेट वॉज द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड। यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोल्म में, तो वो किस साल में हुई थी? राइट आंसर जो है इसका है वो है 1972, 5 जून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 जून 1972 में स्टॉकहोल्म में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे थी, जिसका मकसद ह्यूमन एनवायरनमेंट था या जिसकी थीम ह्यूमन एनवायरनमेंट थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, वाई वॉज द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये जो स्टॉकहोल्म है सीधे सीधे बोल सकते हैं ये कहाँ पे है, यानी कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोल्म में, वो कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोल्म वहाँ की एक जगह है, कंट्री कौन सी है, इन शॉर्ट हमें ये बोलना है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, इंडिया है या ग्रीस है? राइट आंसर इज स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्वीडन में स्टॉकहोल्म है और वहीं पे ह्यूमन एनवायरनमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास है, वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड अर्थ डे जो है इसको कब मनाया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में अर्थ डे एक मनाया जाता है, एक दिन कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स April 22। April 22 को जो है पूरे दुनिया में अर्थ डे मनाया जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन इंडिया में चला था, इसका लीडर कौन था? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 और इसका जो राइट आंसर है दैट इज मेहदिया पतकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेहदिया पतकार इज द राइट आंसर। वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन का
लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, who had stayed in the Stockholm Conference in 1972 that poverty was the greatest polluter। स्टॉकहोल्म स्वीडन में 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, उसमें किसने बोला था कि गरीबी सबसे बड़ा पोल्यूटर है दुनिया में, गरीबी सबसे बड़ा पोल्यूटर है। ये जो अल्फाज है ये किसने बोले थे स्टॉकहोल्म में, और ये बोले थे इंदिरा गांधी ने। राइट आंसर इज इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसने बोला था कि दुनिया में ग्रेटेस्ट पोल्यूटर है पुअरिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 84 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, which state proposed a ban on all types of polythene packings for the first time in India। इंडिया में किस स्टेट ने सबसे पहले हर एक पॉलीथीन पेकिंग मटेरियल पे बैन लगाई थी या प्रपोज की थी कि इन पे बैन की जाए, हर एक पॉलीथीन पैकिंग पे बैन कर दो। इंडिया में किस स्टेट ने सबसे पहले ये चीज़ बोली थी या इस चीज़ को प्रपोज किया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले इंडिया में प्रपोज किया कि हर तरह की पॉलीथीन पैकिंग पे बैन लगाई जाए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अभी जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलेगी जब तक सोशल वेलफेयर फीमेल सोशल सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो है उसका एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी, ताकि आप सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन में फुली प्रिपेयर हो और बाकी जो उसके सिलेबस के पोर्शन है उनमें भी आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम तक आप अपनी प्रेपरेशन को फुल करो और एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ और अपनी सीट जो है उसको कंफर्म करके आओ। और हम आपके साथ है टिल द एंड। आपकी सीट आपकी सिलेक्शन में हमारा एक अहम रोल रहेगा, उसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स ला रहे हैं, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं ताकि आप कल को एग्ज़ाम में अच्छे कर पाओ और अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग ताकि आने वाली हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आपको मिले और हर एक आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप देख पाओ। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।